हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम सेंटर पर। तो हम लोग हेडिंग से दिख रहा हुआ कि हम लोग सांथाल रिवॉल्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। और इसको करने से पहले आपको बता दूं दोस्तों कि हम लोग 67th बीपीएससी का सिलेबस कवर कर रहे हैं। उसके लिए टेलीग्राम पर जो ग्रुप भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए होंगे, आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हर टॉपिक को टेस्ट ले रहे हैं और साथ ही साथ सिलेबस को कवर कर रहे हैं। तो आप जाके उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं अगर आप नए हैं तो दोस्तों हमने क्या पढ़ा, संथाल रिवॉल्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। और ये लेक्चर सेकंड है। लेक्चर फर्स्ट अगर आप नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पर देखिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। एक सिंपल तरीके से ओवरऑल जो कहानी है वो हमने बताया है, ठीक है, कि ये कहानी मतलब ये रिवॉल्ट कैसे हुआ, रिवॉल्ट का होने का कारण क्या था, सब चीज़ उसमें बता दिए हैं, ठीक है ना। तो उसको आप देख सकते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि एक मॉडल आंसर कैसे लिखते हैं बीपीएससी में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक आंसर का फॉर्मेट देखने जा रहे हैं। क्वेश्चंस उठाएंगे, जो क्वेश्चंस ऑलरेडी टेस्ट किया गया है वो उठाएंगे, और बहुत सारे क्वेश्चंस और कैसे पूछ सकते हैं उसको देखेंगे, और मॉडल आंसर देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हमेशा ध्यान रखना कि मॉडल आंसर अगर देखोगे दोस्तों तो वो जनरली उसका फर्स्ट पार्ट जो होता है इंट्रोडक्शन, जिसको हम परिचय बोलते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये अगर सही नहीं हुआ ना तो नंबर कम मिलने का चांसेस होते हैं। और एक आप आंसर का प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, दिखने में अगर आपका आंसर कैसा है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो वो सब हम इस रिवॉल्ट में देखेंगे। ये लेक्चर सेकंड है, लेक्चर फर्स्ट आप देख ले तभी इस लेक्चर को देखें, ठीक है। देखो, तो हमने क्वेश्चन क्या डाला था कि डिस्कस द कॉजेज एंड कंसिक्वेंसेज ऑफ संथाल अपराइजिंग, मतलब कारण बताना है और परिणाम बताना है। और इस पर सारे कॉपी चेक हो चुके हैं और नंबर भी मिल जा चुका है, और मॉडल आंसर को भी पिन किया जा चुका है, और इसका हम बताएंगे कि इसको कैसे लिखना है, ठीक है दोस्तों। अब देखो, अब वही क्वेश्चन अगर आपको ऐसे पूछ दे तो अब क्या करोगे। संथाल बीपीएससी में पूछा जा चुका है, संथाल अपराइजिंग प्रोवाइड अ मॉडल ऑफ पॉपुलर आर्म रेसिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश कोलोनियलिज्म इन इंडिया, ठीक है ना, हिंदी में ये हो गया। तो दोस्तों क्या है ना कि अगर ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन पूछ दे तो आपको वही लिखना है, ठीक है ना। इसमें क्या लिखोगे, इंट्रो लिखोगे, उसके बाद होने का कारण बताओ क्यों हुआ था, उसके बाद थोड़ा बहुत बताओगे कैसे कैसे उसको जो लीडर सब थे वो कैसे पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है ना। लिखना यही है, लेकिन क्या है कि पिछले वाला जो क्वेश्चन है इजी है और ये थोड़ा ट्रिकी कर दिया है। इसका क्या लिखना है, इसके सेंटेंस के अंदर ही छिपा हुआ है। तो इसमें भी हमें क्या लिखना है, इसमें भी हमें इंट्रो लिखना है, परिचय जिसको बोलते हैं। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसमें कॉजेज लिखेंगे, ठीक है ना। इंट्रो में ही हम अभी बताएंगे कि कैसे लिखना है। इसमें ही हम लिखेंगे कि लास्ट इसमें कौन से एरिया अफेक्टेड था, इसमें हम मैप बना सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेज लिखेंगे, मतलब इसका परिणाम क्या था वो लिखेंगे, कहाँ पर ये रिवोल्ट कमी रह गई, इसमें नेगेटिव एस्पेक्ट। उसके बाद कंक्लूजन लिखना है, ठीक है ना। लिखना यही है। अब चलो एक और क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है देखो, द संथाल अपराइजिंग वाज द फर्स्ट फियर्स रिएक्शन ऑफ द ट्राइबल अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया। देखो, अब संथाल विद्रोह भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ आदिवासी का पहला उग्र प्रतिक्रिया थी। इसको स्पष्ट करना है। इसमें भी वही लिखाएगा, इंट्रो, कॉजेज, कॉन्सिक्वेंसेज, ठीक है दोस्तों। उसके बाद वीकनेस, उसके बाद कंक्लूजन, ठीक है ना। सब में यही लिखना है। अब इसको आप इंट्रो में लिख सकते हैं, इंट्रो में लिख सकते हैं। तो इसको आप उठा लें और यहाँ तक का जो पॉइंट है ना, इसको उठा के नोट डाउन कर ले कि संथाल का क्वेश्चन आएगा तो स्टार्ट हम इसी से करेंगे, इस लाइन से ही करेंगे, ठीक है ना। इसको एज ए इंट्रो लिख सकते हैं। बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। ओवरऑल देख लिया। अब हम देखो थोड़ा बहुत हम कहानी पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत हम रिविजन कर लेते हैं। देखो, संथाल अपराइजिंग होने का कारण क्या था, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ब्रिटिश का आगमन, ब्रिटिश सरकार आया, ठीक है। ब्रिटिश सरकार आया तो अपना जो प्रशासन है, अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये संथाल जो एरिया है वहां पर इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। अब ये लोग ट्राइबल हैं, इनको ट्राइबल को आइसोलेशन में रहना पसंद है, ट्राइबल को आइसोलेशन में ही रहना पसंद है। लेकिन क्या हुआ दोस्तों कि यहाँ के पूरे सिस्टम को खत्म कर दिया, ठीक है। जो हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था, अच्छे से देखा था, उसको आप देख लो। इसमें हम लोग एक समरी पढ़ रहे हैं उसका, ठीक है ना। उसके बाद जमींदार सब को इंट्रोड्यूस कर दिया। इसका जो लैंड सिस्टम था, खेती करने का तरीका था, जूम कल्टीवेशन, उसको खत्म कर दिया।
फॉरेस्ट राइट छीन लिया गया, इनके इनके धर्म, सोशल स्ट्रक्चर सबको खत्म कर दिया, जो हम लोग फर्स्ट में पढ़ चुके हैं, अभी कॉजेज में करेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ कि इन लोगों ने क्या हुआ कि एक रिवोल्ट कर दिए, ठीक है, रिवोल्ट कर दिए। अभी भी बता रहा हूँ, अगर इसका कहानी देखना है तो लेक्चर 1 देखे, जो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। इसमें हम सिर्फ यही देख रहे हैं कि आंसर कैसे करना है। तो जब रिवोल्ट कर दिए तो इनका एक लीडर आया, सिद्धू और कानू, ठीक है ना। इन्होंने क्या बोला कि भगवान का कृपा है मेरे पर, मेरा कम्युनिकेशन भगवान होता है, भगवान से होता है। मतलब क्या है कि अपन ही भगवान है, ठीक है। और भगवान को ये लोग क्या बोलते थे, ठाकुर बोलते थे भगवान को, ठीक है ना। कि भगवान बोले हैं कि हमको इस सब जो डिकू आ गया है, अब ये जो रीजन में बाहरी जो लोग थे, अंग्रेज थे, जमींदार था, मनी लैंडर था, साहूकार था, इस सबको क्या बोला जाता था, डिकू। तो इन्होंने क्या बोला, सिद्धू कानू ने, कि भगवान से मेरा डायरेक्ट लिंक है, तो आपको क्या, भगवान ने मुझे बोला है इस सबको मार के फेंकना है, इस सबको हटाना है यहाँ से, और हटा के एक सतयुग का स्थापना करना है। मतलब भगवान का रीन ऑफ गॉड, जहां पर सब जो पहले से जो सिस्टम चल रहा था वो हो, ठीक है। तो दीज आर द मेन गोल। क्लियर हो गया दोस्तों। तो अब देखो, तो फिर क्या हुआ कि अब इन लोगों ने इकट्ठा किए, जो रिबल थे सिद्धू और कानू, इन्होंने लगभग 60,000 सांथल्स को इकट्ठा कर लिए, और इन्होंने क्या बोला कि चलो मारो सबको, ठीक है ना, मारो सबको। जब भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का ऑफिशियल से, जमींदार से, सब पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। ये समरी शॉर्ट में बता रहा हूँ, लेक्चर 1 देखना आप, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब अटैक हो गया, रिवोल्यूशन स्टार्ट हो गया, विद्रोह स्टार्ट हो गया, तो अंग्रेजों ने क्या किया, बहुत ही ह्यूज अमाउंट में मिलिट्री को लेकर आया और इस विद्रोह को दबाया गया, जिसमें इनका डेथ हो गया, इनको गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। यही ओवरऑल कहानी था। तो इसमें आपको देखो कैसे लिखेंगे। अब इंट्रो में अब क्या लिखोगे, इंट्रो में मैंने क्या बोला था कि इस इंट्रो को आप जब भी आए संथाल पर क्वेश्चन, ये इंट्रो अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चे इस इंट्रो को उठाओ, ठीक है ना, इसको उठा कर वहाँ स्टार्ट कर दो। हिंदी मीडियम वाले यहाँ से स्टार्ट करो। इंट्रो में हमेशा मैं बहुत लगभग 40+ कॉपी चेक किया दोस्तों, उसमें इंट्रो में यही प्रॉब्लम आया है कि सब स्टार्ट किए हैं कि ये रिवोल्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ था, उसके बाद इसके ये नेता थे, ये सब, मतलब ये ओरिजिन वाला जो कहानी है ना, ये इंट्रो में डाल दिए हैं। इंट्रो ऐसा नहीं लिखते हैं, इंट्रो कुछ एक्सेप्शनल होना चाहिए, जो पढ़ के लगे कि हाँ लड़के में दम है। बीच में थोड़ा बहुत आंसर गड़बड़ हो सकता है, लेकिन इंट्रो अगर कोई पढ़ के अगर इंप्रेस हो गया ना, तो लगेगा कि हाँ लड़का लिखा है बढ़िया, और बढ़िया नंबर देगा। तो इंट्रो में हमेशा कभी ओरिजिन मत लिखना है कि विद्रोह का कैसे शुरुआत हुआ, इसमें कितने बंदे मर गए, कौन सा नेता था, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। आप देखो अब इंट्रो कैसे लिखना है वो बताते हैं। देखो फर्स्ट आप लिख सकते हो पॉइंट जो मैंने बताया था कि पहली उग्र प्रतिक्रिया थी, फर्स्ट फियर्स रिएक्शन, उसको कॉपी करो, ठीक है। हमेशा देखो कि ये पेज है आपको, ठीक है, और आपका आंसर 4 पेज में लिखना है। तो इंट्रो है ना, हाफ पेज से ज़्यादा में नहीं होना चाहिए, इसी में आपको सारे इंट्रोडक्शन को कवर करना है, ठीक है। और सेकेंड क्या लिखोगे इंट्रोडक्शन में कि ये जो पहला रिएक्शन था ब्रिटिश के अगेंस्ट में, ठीक है ना, और क्यों था, क्योंकि वो स्वराज, खुद का रूल, सतयुग का स्थापना करना चाहते थे, ठीक है। और ये रिएक्शन, ये रिवोल्ट, ये विद्रोह इतना इम्पोर्टेंट था कि कार्ल मार्क्स जैसे इंसान और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे इंसान ने टिप्पणी कर डाला इस पर। कार्ल मार्क्स ने क्या बोला है कि यह पहली जन क्रांति था, ठीक है ना। तो सोचो ये कितना इंपॉर्टेंस हो गया। तो अब देखो, अब लिखोगे कि ओरिजिन कब हुआ, कौन कौन से नेता थे, कौन किसको मारा, कौन कौन से एरिया में था। इससे ज़्यादा बेटर आपको ये लग रहा है, ठीक है ना, कि द फर्स्ट फियर्स रिएक्शन, पहला उग्र प्रतिक्रिया था, जिसका एम था कि सतयुग का स्थापना करना। और ये इतना इम्पोर्टेंट था कि सिर्फ इंडिया में नहीं, कार्ल मार्क्स जैसे इंसान जो विदेश वाले जो है ना, इस पर टिप्पणी कर डाला, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे स्कॉलर टिप्पणी कर डाला। तो ये आपको अगर लिखोगे तो आपको लगभग 3 से 4 लाइन में ये पॉइंट सारे कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा बहुत लास्ट के जो 2 पॉइंट बचेगा, लास्ट का जो ए सेक्शन बचेगा दोस्तों, ए वाला जो सेक्शन बचेगा, इसमें आप क्या लिख सकते हो, इसमें लिख सकते हो कि कौन कौन से एरिया में कवर किया, और थोड़ा बहुत जो लीडर जो है, जो आप करना चाहते हो, सिद्धू और कानू, ठीक है ना, इनका नाम आप बता सकते हो, ठीक है। जैसे ए क्या है, भागलपुर राजमहल एरिया,
ठीक है। तो उसमें बता सकते हो कि इसका जो एरिया था वो कौन था, भागलपुर राजमहल वाला एरिया। इस एरिया का कहानी लेक्चर 1 में दिया गया, आप देख सकते हैं। और कोशिश करें कि ये डायग्राम बना दे। चलो अब जैसे सपोज करो कि ये पेज हो गया हमारा, ठीक है। तो पेज में हम लिख रहे हैं, तो हमने क्या बोला था कि हाफ में हमको वो लिखना है, क्या बोलते हैं, इंट्रो लिखना है, परिचय लिखना है। तो परिचय तो समझ लिए क्या क्या लिखना है। अब देखो, अब लास्ट में बताओगे कि कौन कौन से एरिया कवर किया गया था, इसके लीडर कौन थे, ठीक है। अब साइड में जो ए वाला जो रीजन होता है ना, जनरली हम लोग छोड़ के चलते हैं। तो इसमें आप छोटा सा ऐसे करके, ज़्यादा समय नहीं लगाना, ऐसे करके एक डायग्राम आप ऐसे ऐसे बना दो, इस एरिया को कवर कर दो। तो क्या हो जाएगा ना कि आपके इंट्रोडक्शन में 4 चांद लग जाएंगे, ठीक है। तो इंट्रो हमें ऐसे लिखना है। अब देखो, ओरिजिन हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, ओरिजिन हम पढ़ चुके हैं। इसके लिए आप लेक्चर 1 देखना पड़ेगा आपको, वहाँ पर बताए हुए हैं कि कैसे शुरुआत हुआ है, ठीक है। अगर क्वेश्चन ओरिजिन में पूछ देता है, ठीक है, तो हम ओरिजिन डालेंगे। अगर नहीं पूछता है तो हल्के से 2, 3, 4 लाइन में हम लोग डाल देंगे, क्योंकि अगर हम कॉजेज को एक्सप्लेन करते हैं तो उसमें ओरिजिन को ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखो, अब कारण देखो, अब कारण क्या था इसका। देखो, अब कारण बहुत सारे हो सकते हैं, और उसको कारण को स्टार्ट करने के पहले ये डायग्राम बना देना होगा। इससे क्या हो जाता है कि प्रेजेंटेशन जो होता है बहुत ही अच्छा हो जाता है, ठीक है। जो चेक करने वाला रहेगा इस डायग्राम को समझ जाएगा कि लड़का क्या क्या लिखा है और उसका कितना नॉलेज है। इकोनॉमिक, आर्थिक कारण बता सकते हो, सामाजिक कारण बता सकते हो, धार्मिक कारण, रिलीजियस कारण बता सकते हो, राजनीतिक कारण बता सकते हो, अदर कारण बता सकते हो। ये डायग्राम बना दो, ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको, इतना सारा पेज लगेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट पेज हो गया। फर्स्ट पेज में तो हाफ इंट्रो में खत्म हो गया, जिसमें हम इंट्रो के साथ साथ बगल में डायग्राम बना दिए हैं एक। सेकेंड, अब कॉजेज में आओ, ठीक है, कॉजेज में आओ। तो कॉजेज में क्या करोगे कि छोटा सा एक डायग्राम बना दो ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर इकोनॉमिक कॉजेज लिखो, धार्मिक कारण क्या है, फिर उसको एक्सप्लेन करो। तो अब देखो, धार्मिक कारण क्या है उसको, आर्थिक कारण क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। जब ब्रिटिश आया संथल वाले रीजन में, तो क्या हुआ कि जो उनका पुराना जो सिस्टम था ना, उसको ख़त्म कर दिया। ब्रिटिश ने क्या करा कि जमींदार को अपॉइंट कर दिया, ठीक है ना। अब साहूकार, जमींदार, ये सब तो आपको पता ही होगा। तो देखो अब क्या हुआ, कैसे वर्क करता था। जमींदार होते थे, ठीक है, ये ट्राइबल पीपल लोग होते थे, ठीक है, और ब्रिटिश होता था। तो ब्रिटिश क्या करता था, जमींदार को बोलता था कि, अब देखो ब्रिटिश आया तो ट्राइबल को बोला नहीं कि तुम जिस जमीन पर खेती करते हो, ये खेती कौन करते थे, झूम और पादू कल्टीवेशन करते थे, उसका खेती करते थे। वो क्या होता है लेक्चर 1 में दिया गया है, आप उसको देख ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। तो जमींदार, ब्रिटिश बोला जमींदार ट्राइबल को कि ये अब खेत तुम्हारा नहीं है, इस पर मेरा राइट है, तुम तब तक इस खेत के मालिक हो जब तक तुम मुझे कर, टैक्स देते रहोगे, ठीक है। और ब्रिटिश उसके लिए जमींदार को अपॉइंट कर दिया, एक जमींदार को, कि तुम इस एरिया का पूरे टैक्स कलेक्ट कर लेना। अब हर घर में जमींदार तो जाएगा नहीं, तो जमींदार क्या करता था, बीच में बहुत सारे मिडिल मैन को अपॉइंट कर देता था, ठीक है। एक कुछ परसेंट कमीशन खाएगा, एक कुछ परसेंट कमीशन खाएगा, और फाइनल पैसा इसके पास जाएगा। तो ओवरऑल जो पैसा लग रहा है उसका बर्डन किसके पास पड़ रहा है, ट्राइबल के पास पड़ रहा है। और सारे राइट छीन लिया गया इससे। फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो बेचते थे ये लोग, फॉरेस्ट से जो उत्पादन होता था उसको बेचते थे, उस पर टैक्स लगा दिया गया। फॉरेस्ट का जो राइट था इनका, उनमें जाने से मना कर दिया गया, ठीक है ना। तो बहुत सारे ऐसे जो इकोनॉमिक कारण थे, जिसके कारण ये वन ऑफ द कारण था इस रिवोल्ट का, ठीक है। अब देखो क्या है कि सपोज करो एक सिचुएशन ले लो, जब ट्राइब खेती नहीं कर पाया या उपज सही से नहीं हुआ, तो सपोज करो इसको कुछ पैसे देने हैं, एक अमाउंट ऑफ रुपया देना है, वो नहीं दे पाया। तो अगर नहीं देगा तो जमीन इसका चला जाएगा, ठीक है। तो जब जमीन चला जाएगा तो क्या करेगा, ये मिडिल मैन से या जो सूदी ब्याजी लोग करते हैं ना, उससे पैसे लेगा, मनी लेंडर से। अब उसका इंटरेस्ट इतना होता था, 50 से 500% के आसपास इंटरेस्ट होता था, कि ये ट्राइबल चुका नहीं पाता था, ठीक है। जब ट्राइबल नहीं चुका पाता था तो इनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था। वो लोग आते थे, इनको मार पीटते थे, और इनके भैंस बकरी सब कुछ छीन छान के ले जाते थे, इनके घर में औरतें से बदसलूकी करते थे। प्लस जो अनपेड लेबर जो होता है ना, उस पर रख लेते थे, बाउंडेड जो बदुआ मजदूर होता है, कि आप काम करो, आपको पैसा नहीं देंगे, ठीक है। तो पूरा बुरी तरह से एक्सप्लॉयटेशन होता था, ठीक है ना। इस सब को आप एक्सप्लेन कर दोगे, और
पूरा लैंड का जो सिस्टम था उसको चेंज कर दिया था। जीवन में कभी ये लोग टैक्स नहीं दिए थे, टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया था, वो भी बहुत सारा टैक्स लगा दिया था। तो ये सब इकोनॉमिक कारण था, इसको आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, फॉरेस्ट कानून पास किया इसमें ही। इसमें क्या हुआ कि फॉरेस्ट में आप इंटर नहीं कर सकते हो, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। उसके फॉरेस्ट के प्रोडक्ट को अगर बेच रहे हो तो उस पर टैक्स लगेगा। तो ये सब कारण था। सेकेंड कारण क्या था जो आप लिख सकते हो, वो रिलीजियस कारण था। ठीक है ना, धार्मिक कारण। अब क्या है कि इनका एक अलग रिलीजियस सोशल स्ट्रक्चर था। ये एक आइसोलेशन में रहना पसंद करते थे। जो मॉडर्निटी हो गया या बाहरी दुनिया हो गया, शहर से एक आइसोलेशन में रहना पसंद करते थे। लेकिन क्या हुआ कि ब्रिटिश ने क्या करा कि अपना रूल के साथ साथ क्रिश्चियनिटी को भी जो धर्म है उसको बढ़ावा देने लगा। ठीक है ना, कि इंडिया में है ना क्रिश्चियन को, बंदे लोग को क्या करो, क्रिश्चियन में कन्वर्ट कराओ। और सबसे आसान किसको, जो सबसे गया गुजरा, जो सबसे गरीब है, गरीब पुख्ते के लोग हैं, उनको कन्वर्ट कराना काफ़ी आसान हो जाता है। इसीलिए अगर आप देखोगे दोस्तों, तो जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है ना, उसमें जो 95% के आसपास जो पॉपुलेशन है ना, सारे ट्राइबल्स हैं, वो क्रिश्चियन बन गए हैं। ठीक है, तो इनको लगा कि यार मेरा धर्म भी चला जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि क्रिश्चियन मिशनरीज आके संथाल वाले इलाके में सबको क्या करते थे, ब्रेन वॉश करते थे, बहला फुसलाते थे कि तुम्हारे धर्म में कुछ नहीं रखा हुआ है, मेरा धर्म देखो। तो इन लोगों को डर था कि हमारा धर्म भी चला जाएगा। धर्म चला जाता था, धर्म चला गया तो मतलब सब चीज चला गया। ठीक है, एक कॉजेज आप मेंशन कर सकते हो। थर्ड कॉजेज आपको मेंशन करना है राजनीतिक कारण, जिसमें आपको बताना है कि देखो वहां पर एक जो रीजन था, जो संथाल वाला जो रीजन था, ठीक है ना दोस्तों, उनका एक अलग सिस्टम था रूल करने का। मतलब एक पंचायत था जिसका नाम था पढ़ा पंचायत, उसके थ्रू रूल किया जाता था। आप मान के चलो कि विलेज का जो डिसेंट्रलाइजेशन का जो कंसेप्ट है ना, वो था। वो उनको तो पता भी नहीं था कि सीएम कौन था, मतलब उस समय का वो कौन है, नेता कौन है, उसमें वायसराय कौन है, इनको कोई मतलब नहीं था। वो बस इस पंचायत के थ्रू रूल करते थे। अभी भी बहुत झारखंड में कुछ इलाके हैं ना, जो हमारे प्रधानमंत्री सबको कुछ मानते ही नहीं है, उनका एक अलग सिस्टम है रूल करने का। तो इस सिस्टम को भी खत्म कर दिया गया। ठीक है, मतलब मान लो रिलीजियस, सोशल और पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर था ना, तीन जो स्ट्रक्चर था ना, जिसको 3 पॉइंट में आप लिख सकते हो, उसको खत्म कर दिया। ठीक है, अब तो सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक कारण, मतलब जो स्ट्रक्चर था, जिस तरह से इनका रहन सहन था, जो जिस स्ट्रक्चर्स में ये लोग इतने सालों से रह रहे थे, उसको भी खत्म कर दिया। ये सोशल कॉजेज में आ जाएगा। अदर कॉजेज में क्या था कि एक्सप्लॉयटेशन होता था, पैसे नहीं देते थे तो इन लोगों को काम कराया जाता था, अनपेड लेबर, जिसको बद्दुआ मजदूर बोलते हैं, जिसमें आपको काम करना है, पैसे नहीं देंगे। इस तरह से एक्सप्लॉयटेशन होता था। अगर हम देखें दोस्तों, जो रीजन है, अगर ये जो रीजन था उसमें है ना आउटसाइडर का इन्फ्लुएंस काफ़ी हो गया था, क्योंकि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इसको रूल करने लगा था, जमींदार सब आने लगे थे, उसके बाद मिडिल मैन सब आने लगा था। तो आउटर एक्टिविटीज, आउटर बंदे लोग है ना इस एरिया में घुसने लगे थे। ठीक है ना, जिनको ये लोग क्या बोलते थे, डिकू। हिंदी इंग्लिश दोनों में यही बोला जाता है, डिकू। मतलब एक तरह से डाकू होता है ना, उसे डिकू। इन लोगों का मतलब क्या है कि बाहरी सब है, और इन लोगों को अपना है ना दुश्मन मानते थे। वो लोग बोलते थे कि ये सब है ना मोरली करप्ट हो गया है, ये सब है ना हमें लूटने आया है। ठीक है ना, इस सब का एक्टिविटीज होता है। तो ये सब रीजन था ये विद्रोह का। ठीक है, तो देखो विद्रोह हो गया। तो अब विद्रोह कैसे हुआ उसको लेक्चर 1 में देख लो आप। इसमें हम सिर्फ बता रहे हैं कि कैसे लिखना है। तो विद्रोह हो गया। अब विद्रोह हो गया तो उसको दबाया भी गया। तो क्या हुआ कि पुलिस आया, मार्शियल लॉ लगाया, मिलिट्री रूल लगा दिया। उसके बाद क्या हुआ कि बहुत ही सबको कत्लेआम किया गया। लेकिन उसमें एक क्या था कि ऐसा नहीं है कि संथल चुप रहे, संथल भी काफ़ी जवाब दिए। संथल भी बहुत सारे तरीके से जवाब दिए, इतनी आसानी से वो हार नहीं मान गए। अगर बहुत सारे स्कॉलर है जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिए हुए हैं, वो जनरली हिस्ट्री ऑप्शनल में लिखा जाता है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। वो लोग बताए हैं कि कैसे ये लोग इवन तीर भाला धनुष इस सब से ही ब्रिटिश को छक्के छुड़ा दिए थे। ठीक है, और फेलियर में देखो, तो फेलियर में भी स्टार्ट करने से पहले फेलियर लिख दो, उसके बाद एक डायग्राम बना दो, यहाँ पर डाल दो कि बहुत सारे उनमें एक तरह से यूनिटी नहीं था। मतलब पार्टिसिपेट तो किए थे, लेकिन जितना करना चाहिए उतना पार्टिसिपेट नहीं हुआ था।
सेकेंड में बता सकते हो आपकी मॉडर्न वेपन, जो आधुनिक हथियार और ट्रेनिंग, ये सब जो ब्रिटिश के जो आर्मी को मिला था, ठीक है ना, कि कैसे हथियार चलाना चाहिए, नए नए हथियार और ट्रेनिंग होना चाहिए, ये सब भारी पड़ गया किस पर, संथल पर भारी पड़ गया, ठीक है ना, संथल पर भारी पड़ गया। और संथल का देखोगे तीसरा जो ट्रेडिशनल वेपन था, तीर, धनुष, भाला, ये सबसे कब तक लड़ोगे तुम, ठीक है ना। स्वाभाविक है कि अगर हम हथियार रखे हुए हैं, सामने वाला मिसाइल रखा हुआ है, बम रखा हुआ है, परमाणु बम रखा हुआ है, हम रख के क्या करेंगे, हम तो हार ही जाएंगे। तो एक तरफा लड़ाई था ये, समझ रहे हो ना। लेकिन तभी भी इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लड़ा था। इनके पास तीर, भाला, धनुष, ये सब थे। जो नॉर्मल तलवार उलवार जो होता है, ये सब जो यूज किया जाता था राजा महाराजा के समय में, फिल्म में देखे होंगे, वो सब यूज करते थे। तो वन ऑफ द कारण ये भी था। अदर ट्राइब्स और कम्युनिटी से इन लोगों को सपोर्ट नहीं मिला था। हाँ, बहुत सारे बंदे अदर ट्राइब्स को सपोर्ट किए थे, लेकिन जितना चाहिए उतना सपोर्ट नहीं मिला था। तो वो चौथा में आप लिख सकते हैं। सबसे मेन रीजन था रिसोर्स, ठीक है ना, धन, पैसा। अगर कोई भी लड़ाई लड़ते हो तो उसके लिए पैसा बहुत जरूरी है, क्योंकि कब तक लड़ेगा इंसान। हाँ, उसके लिए तो उसको खाना चाहिए, अच्छे पोशाक चाहिए, अच्छे हथियार चाहिए, ये सब कुछ नहीं था। इस सब को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ये सब एक्सप्लेन कर दोगे तो फेलियर में आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम क्या रहा, ठीक है। तो परिणाम में भी आप ऐसे डायग्राम बना के वहां बना देना, शुरू में बना देना, फर्स्ट परिणाम, सेकंड परिणाम, उसके हेडिंग डाल देना, उसके बाद फर्स्ट को एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। अब देखो पहला परिणाम क्या था कि ये जो एरिया था ना, इसको संथल परगना बना दिया गया, संथल परगना, ठीक है। एक अलग टाइप का एरिया बना दिया गया और बोला गया कि ये सिर्फ संथल का है, और इसके जो उसमें इंटरफेरेंस ये सब है ना, बहुत कम किया जाने लगा अब, ठीक है। उनके कल्चर को प्रमोट करने लगा, ठीक है। तो पहला ये था। सेकेंड, आप बता सकते हो कि जो उनका सोशल स्ट्रक्चर था और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, जो पहले उनको तबाह कर दिया था ब्रिटिश, उसको वो फिर से सही कर दिया। मतलब पढ़ा पंचायत जिससे उनको रूल किया जाता था, और एक व्यवस्था था जिसका नाम था मांझी सिस्टम, ठीक है ना। इन दोनों से उनको रूल किया जाता था, ठीक है ना। ये सिस्टम खत्म कर दिया था, लेकिन रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश को लगा कि नहीं, ये सब कर देना चाहिए, तो इसको फिर से इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। थर्ड क्या परिणाम रहा कि संथल परगना टेनेंसी एक्ट पास किया गया। इसको अंग्रेजी में भी यही बोलते हैं, संथल परगना टेनेंसी एक्ट, हिंदी में भी यही बोलते हैं, संथल परगना टेनेंसी एक्ट, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि जो विलेज पंचायत है ना, उसको रिकॉग्नाइज किया गया। जो गांव में जो मुखिया तुखिया जो होता है ना बिहार में, वही विलेज पंचायत, उसको रिकॉग्नाइज किया गया। और बोला गया कि तुम लोग में ही एक ऑफिसर होगा, तुम्हारे गांव से ही, तुम्हारे में से ही एक ऑफिसर होगा, जिसको बोलेंगे गांव का ऑफिसर, विलेज ऑफिसर, ठीक है। उसके पास पुलिस का पावर रहेगा, वो डिसाइड करेगा, तुमको जो भी क्राइम करेगा वो डिसाइड करेगा। मतलब उसको पुलिस का पावर दे दिया। मतलब क्या है कि तुम्हारा जो सिस्टम है वो वहीं रहेगा। मतलब इनके सिस्टम में छेड़खानी अब बंद करने लगा, ठीक है। ये हो गया तीसरा। चौथा, एक गवर्नर अपॉइंट किया गया उस रीजन को देखने के लिए कि उसके जो एडमिनिस्ट्रेशन हो उसको सही से देख रेख किया जा सके, ठीक है। तो दीज आर द परिणाम, दीज आर द रिजल्ट। अब आ गया कंक्लूजन में, इसको इंड कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो इंड करने के लिए इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन थोड़ा बहुत ठीक होना चाहिए। तो इंड में इंड करने के लिए क्या लिख सकते हो कि एक इंस्पिरेशन था 1857 का जो लड़ाई हुआ ना, ये कब हुआ था, 1855 से 56 के बीच में हुआ था। उसके बाद 1857 का लड़ाई हो गया, जिसको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं, ठीक है ना, जो बीपीएससी में काफी इंपॉर्टेंट है। तो एक इंस्पिरेशन था किसके लिए, 1857 के लिए, ठीक है। और ये जो संथल विद्रोह था ना, वो देखोगे कि बहुत सारे ट्राइबल विद्रोह हुए हैं संथल के बाद, ठीक है ना। तो उन लोगों के लिए एक क्या था कि एक मोटिवेशन का काम किया था। और ट्राइब्स थे और पीजेंट्स थे, उनको पता लग गया कि अरे हमारा भी राइट है, अगर हमारा राइट छीना जाता है तो हम लोग इसको विद्रोह कर सकते हैं, ठीक है। तो एक मॉडल आंसर हो गया। क्लियर, यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हो गया। तो 2 लेक्चर में, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में हमने क्या किया, संथल विद्रोह अच्छे से कर लिया। अब देखो इसको कैसे लिखना था उसको बता देता हूँ आपको। फर्स्ट पेज, सेकेंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज, 4 पेज हो गया। 4 पेज में लिखना है। कितने में लिखना होता है दोस्तों, 22 मिनट में। लेकिन आप नए हैं तो समय ज़्यादा लग रहा होगा, वो समय लग जाएगा, कोई बात नहीं। इसमें आधे में क्या लिखना है, परिचय, ठीक है।
परिचय मैंने बता दिया क्या लिखना है। अब इसमें उसमें यहाँ पर आप एक इमेज बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कारण लिखना है कि कारण क्यों हुआ था। कारण में भी आप एक इमेज बनाएं, ठीक है। फर्स्ट लिखे, नंबर दे, उसको एक्सप्लेन करें, और जो इम्पोर्टेंट नाम है उसको हाईलाइट करें। हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बीपीएससी के मेंबर को इतना टाइम नहीं रहता है कि एक एक लाइन पढ़े आपको, तो हाईलाइट कीजिए। सेकेंड कारण, ठीक है। उसके बाद थर्ड कारण, 4 कारण बताइए, 5वां कारण दीजिए, सबको एक्सप्लेन कीजिए। ये हो जाएगा, 5 कारण एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है। चलो आपका ये पूरा पेज खत्म हो गया। चलो यहाँ तक भी लग गया आपको, आधा पेज खत्म हो गया। आपके पास 1.5 पेज है, इसी में सब चीज़ करना है आपको, ठीक है। तो आप रीजन फेल क्यों हुआ वो बताइए, ये फेल क्यों हुआ वो बताइए, उसमें भी पॉइंट दे दीजिए, ठीक है ना। 1 2 3 4, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखोगे कि परिणाम पूछा है और कारण पूछा है, फेल नहीं पूछा है। तो फेल नहीं पूछा है तो इस पर हम ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाएंगे, कोशिश करो कि यहीं पर निपट जाए, ठीक है ना। हल्के हल्के में एक्सप्लेन करो। जो क्वेश्चन पूछा है उसको ज़्यादा एक्सप्लेन करो, जो क्वेश्चन कम पूछा है उसको कम एक्सप्लेन करो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर परिणाम डालो आप। परिणाम में भी क्या बनाना है, ये बना दो, और अगर आप यहाँ नहीं बना सकते हो तो यहाँ बना दो, क्योंकि यहाँ का जनरली पेज खाली हो जाता है। उस परिणाम को एक्सप्लेन करो। लास्ट में छोटा सा जो समय वो बचेगा, लाइन बचेगा, यहाँ पर आप कंक्लूड कर दो, कंक्लूजन कर दो। तो ऐसे लिखोगे तो हो जाएगा। ओरिजिन पूरा कहानी नहीं लिखना है, ऐसे ऐसे हुआ, इतने लोग मरे, इतने लोग मरे, इतने तलवार आए, इतने हथियार मारे गए, ये सब पूरा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। स्ट्रिक्ट टू द क्वेश्चन डिमांड। यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखो, अब क्वेश्चन देखो। अब ये क्लियर हो गया क्वेश्चन कैसे लिखना है। अगर वैसे लिखते हो जिस तरह से मैं बताऊं तो नंबर आपको बहुत मिलेगा। और एक क्वेश्चन है, इसमें भी वही लिखना है। क्वेश्चन हमेशा ध्यान रख लो कि संथल में कैसा भी क्वेश्चन आता है उसको वही लिखना है। अगर सिर्फ संथल पर आता है तो इसी तरीके से लिखना है। एक कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है, इसका भी आंसर का स्टाइल वही होगा दोस्तों, ठीक है। तो आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको हेल्पफुल है तो आप क्या करें, कमेंट करें, जरूर कमेंट करें और बताएं। अगर आपको अच्छा नहीं लगा होगा तभी भी कमेंट करें, बताएं किस तरह सुधारा जा सकता है, ठीक है। थर्ड, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें इस चैनल के बारे में। ओके दोस्तों, इस चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।